दो जगहों पर एनसीपी की रैली हुई, दोनों ही जगह ताकत दिखाने की कोशिश हुई। एक तरफ मंच सजा अजीत पवार का, दूसरी तरफ मंच सजा शरद पवार का। शरद पवार दोनों ही जगह पर थे। आश्चर्य की बात नहीं है, अजीत पवार के मंच पर भी सबसे बड़ा पोस्टर जो लगा था वो शरद पवार का लगा था। शरद पवार को गुरु बताया गया, अजीत पवार ने देवता कहा, उन्हीं की छत्र छाया में हमने काम को सीखा है, लेकिन साथ ही साथ एक के बाद एक नसीहत भी दे डाली। ये तक कह दिया कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है, बीजेपी में 75 साल है। अब आप रिटायर हो गए हैं तो आप आशीर्वाद दीजिए, हमें काम करने दीजिए। शरद पवार के फैसलों पर इससे पहले छगन भुजबल ने भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, बहुत सारी बातें बोली। वो तो यहाँ तक कह गए, जब आमने अजीत पवार भी वहीं बैठे हुए थे और बोलते दिखाई दिए कि शरद पवार और अजीत पवार क्या बात करते थे हमें भी पता नहीं होता था, चाचा भतीजे के बीच में क्या बात होती थी। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा था अजीत पवार के मन से कि पार्टी जो है उसके बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे विधायक और नेता इस बात से नाखुश थे जिस तरह के एक तरफा फैसले शरद पवार की तरफ से लिए जा रहे थे। ये ठीक वैसी स्थिति दिखाई पड़ती है जैसे उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद शिंदे ने लगातार अपनी बातें बोलना शुरू की थी। उनका भी यही कहना था कि पार्टी में उन लोगों को हाशिए पर कर दिया गया था, सारे फैसले जो हैं वो उद्धव ठाकरे की तरफ से होते थे। एनसीपी का और कांग्रेस का दबाव ज़्यादा रहता था, शिवसेना को मौका नहीं मिलता था। अब जब एनसीपी आई है तो एनसीपी यही सारी बातें कह रही है कि शिवसेना की सरकार में उद्धव का जोर ज़्यादा चलता था, हम लोगों को कुछ नहीं करने दिया जाता था। और इन सारी बातों के साथ में छगन भुजबल और अजीत पवार ने अपने मन से बहुत सारी बातें कही। इसमें शरद पवार के लिए जिस तरह की बातें कही गई वो स्पष्ट तौर पर यह संकेत है कि कहीं ना कहीं शरद पवार से अलग होने की वजहों को बताने के लिए मंच सजा था। दूसरी तरफ एक और मंच सजा शरद पवार का, या तो शरद पवार खुद ही थे और पोस्टर में भी अकेले दिखाई पड़ रहे थे, यानी शरद पवार ही एनसीपी का एक पर्यायवाची हैं, विकल्प हैं, ये बताने की कोशिश की गई। यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, शरद पवार यहाँ पर बोलते दिखाई दिए। इससे पहले तमाम नेताओं ने अपनी बातों को रखा, खासतौर पर सुप्रिया सुले जिन्हें उत्तराधिकार की लड़ाई में अजीत पवार के समकक्ष माना जाता था और ये माना जाता है कि दोनों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। तो एक तरफ उम्र को लेकर अजीत पवार ने वार किया और फिर सुप्रिया सुले ने उस पर पलटवार किया। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह का वार पलटवार भाई बहन के बीच में हुआ। दरअसल पहले अजीत पवार ने, जैसा मैंने आपको बताया, उम्र को लेकर कहा कि रिटायरमेंट की एक एज होती है। अब देखिए 82 साल के हो गए हैं शरद पवार, तो ये सवाल खड़े होते हैं। लेकिन राजनीति में कोई उम्र नहीं होती। अगर आप एक्टिव हैं और किसी भी क्षेत्र में यदि आप एक्टिव हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप सही निर्णय ले पा रहे हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह का सवाल नहीं खड़े होता है। लेकिन यहाँ सवाल खड़े करना ये बताता है कि शरद पवार सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये अजीत पवार का खेमा कहना चाहता है। सुप्रिया सुले ने इस पर पलटवार करते हुए बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति में अब भी सबसे ज़्यादा सम्मानित नाम माने जाते हैं और अपनी अपनी पार्टियों में बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतरीन रणनीति बना रहे हैं। विपक्षी एकजुटता के केंद्र में भी ये बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। दूसरी बात जो सुप्रिया ने पलटवार करते हुए कही है वो ये है कि पिता से नहीं कहा जाता है कि अब आपके रिटायरमेंट की एज आ गई है, उनका वही मान होता है, वही सम्मान होता है। मान सम्मान तो देते दिखाई दे रहे हैं अजीत पवार, लेकिन सबसे बड़ी बात है फैसले पार्टी के किस में हो। अजीत पवार ने भी कहा कि एक कसमसाहट है, मैं कुछ करना चाहता हूं राज्य के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन मुझे करने नहीं दिया जाता, मुझे फैसले नहीं लेने दिए जाते हैं, फैसले जो हैं वो शरद पवार के ही चलते हैं। ये उनकी एक तरीके से निराशा और नाराज़गी को जताता है। वहीं शरद पवार जो हैं वो हो सकता है कि ये बात सही भी बहुत हद तक दिखाई देती है कि जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, महाराष्ट्र की सियासत में जो इतना दखल रखते हैं, महाराष्ट्र की सियासत को जो इतने करीब से जानते हैं और आज भी उनकी रणनीति का लोहा सभी मानते हैं, ऐसे शरद पवार को अगर विपक्षी एकजुटता के केंद्र में रखा जाता है, विपक्षी एकजुटता में महत्व दिया जाता है, तो उनकी अपनी पार्टी में वो कैसे किनारे हो जाते हैं। बहुत साफ है कि अजीत पवार और उनका खेमा जो है वो नहीं चाहता था कि शरद पवार विपक्ष के साथ या कांग्रेस के साथ में खड़े दिखाई दे। वो ज़्यादा मुफीद पाते हैं एनडीए के साथ में जाना या प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जाना। ये बहुत स्पष्ट लाइन है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि शरद पवार की रणनीति से या उनकी योग्यता से कोई ना इत्तेफाकी है, लेकिन इस समय अजीत पवार को ऐसा लगता है कि एनडीए के साथ जाना सही निर्णय है। लेकिन शरद पवार को लगता है कि विपक्षी एकजुटता में रहना और महाराष्ट्र की सियासत में अपने अलग मकाम को रखना, महाविकास अघाड़ी को मजबूत करना, बीजेपी को टक्कर देना, अपने सांसदों और विधायकों की संख्या को बढ़ाना, ये ज़्यादा मुफीद रणनीति है। और देखिए रणनीति गलत भी नहीं दिखाई देती है। हालांकि खबर ये भी है कि अजीत पवार अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। वो 90 सीटों का एक नया प्लान बना रहे हैं। 90 सीटों पर किस तरह विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब तो दावेदारी बहुत बढ़ गई। बीजेपी,
कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, इनके बीच में सीटों का बंटवारा होना, यदि ये युति चलती रहती है, ये गठबंधन चलता रहता है तो। लेकिन इस सब के बीच में अभी बड़ी बात यह है कि एनसीपी किसकी है। अजीत पवार ने आज जिस तरीके से अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं इस मंच के जरिए ये दिखाता है कि एनसीपी के ज़्यादातर नेता हमारे साथ में हैं, ये अजीत पवार बताना चाहते हैं। वहीं शरद पवार ने भी ठीक वैसा ही मंच तैयार, अच्छा भीड़ दोनों तरफ मौजूद थी, यहाँ कार्यकर्ताओं के लिहाज से दोनों ही अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहे। अब सब लोग वहाँ बैठकर गिनते रहे विधायक किसके साथ हैं, सांसद किसके साथ हैं, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं ये पार्टी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आपने देखा शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में किस तरीके से संख्या बल शिंदे के साथ में गया और फिर फाइनली शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम एकनाथ शिंदे को मिल गया। अजीत पवार की लड़ाई भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। वो घड़ी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के ऊपर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके लिए संख्या बल के आधार पर वो पदाधिकारियों के पहले विधायक और सांसदों की संख्या को अपने साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में बीजेपी उनका समर्थन करती दिखाई दे रही है, उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल जैसे कुछ चेहरे चले जाएं, तो हो सकता है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में अजीत पवार की तरफ से आए कुछ लोग भी शामिल हो जाएं। ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे का काम यहीं तक था, अब एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा, उनके लिए भी चुनौती जो है कड़ी हो गई है। लगता तो यही है कि बीजेपी आने वाले दिनों में कोई गलत संदेश नहीं देगी यदि वो किसी को साथ में लेकर आई है, और आगामी चुनाव में वो शिवसेना और एनसीपी, बेशक शिवसेना और एनसीपी दोनों में दो फाड़ दिखता है, इसमें उद्धव ठाकरे अलग दिखाई देते हैं, शरद पवार अलग दिखाई देते हैं, इसके बावजूद ज़मीन पर वो एनसीपी और शिवसेना के नामों के साथ में एक गठबंधन बनाकर उतर सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, सीटों का बंटवारा क्या रहता है बहुत महत्व की बात है। पिछली बार ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर सामने आई थी। शिवसेना और बीजेपी ने एक ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। हालांकि उद्धव और बीजेपी के बीच में पटरी ठीक से नहीं बैठ पाई। उद्धव ने महाविकास अघाड़ी का साथ ले लिया और जो सत्ता में आए थे देवेंद्र फडणवीस सपनों के साथ में, वो एक तरीके से विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए। रातों रात अजीत पवार के साथ उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 80 घंटे तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे और उसके बाद में उद्धव ठाकरे आ गए सत्ता में। अजीत पवार यहाँ भी उप मुख्यमंत्री रहे और एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अजीत पवार ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया कि इस बार वो 3-3 बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले पाए हैं, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी रहे, उद्धव के साथ भी रहे, एकनाथ शिंदे के साथ भी डिप्टी सीएम के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है एनसीपी की लड़ाई, जिसमें सुप्रिया सुले एक तरीके से शरद पवार की तरफ से खड़ी हुई हैं, अजीत पवार उनके सामने खड़े हुए हैं। और आज दो अलग अलग जगहों पर जब रैलियां हुई तो अजीत पवार वार करते रहे शरद पवार पर और सुप्रिया सुले ने उन पर पलटवार भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।